हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑफ माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव राठौर क्लासेस। आप लोग इस चैनल पर क्लास 10 का शोषण चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्लास 10 का दूसरा चैप्टर यानी कि शोषण तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें से 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला वीडियो परिचय का दिए थे, दूसरा वीडियो वायवीय शोषण अवायवीय शोषण का गया था, और तीसरा वीडियो गया था पौधों में और जंतुओं में शोषण, पौधों में और जंतुओं में शोषण। जो आज का वीडियो है ये क्लास 10 का शोषण तंत्र का चौथा वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम मानव में होने वाले शोषण तंत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कि मानव में शोषण तंत्र कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हेडिंग भी लगा दी है, मानव में शोषण तंत्र, मानव में शोषण तंत्र। तो आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, मानव में शोषण तंत्र। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव में शोषण तंत्र। क्या लिखा हुआ है? मानव में शोषण तंत्र। तो पिछले वीडियो में ही बताए थे कि अलग अलग जंतुओं में शोषण तंत्र के लिए शोषण अंग अलग अलग होता है। अलग अलग जंतुओं में शोषण तंत्र के लिए शोषण अंग क्या क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कीट में होता है शोषण अंग ट्रेकिया, केचुआ में होता है क्यूटिकल, मछली में होता है गिल्स, और हम लोगों में मनुष्यों में क्या होता है? स्तनधारी जीवों में क्या होता है? पक्षी में क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। तो आज मानव में शोषण तंत्र है, तो देखते हैं मानव में शोषण तंत्र के अंतर्गत शोषण अंग आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? शोषण अंग। मानव में शोषण तंत्र के अंतर्गत शोषण अंग आता है। कौन सा अंग आता है? शोषण अंग। और मुख्य शोषण अंग कौन सा है? मानव का फेफड़ा है। मुख्य शोषण अंग कौन सा है? फेफड़ा है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे देखिए, पहले आएगा नासिका छिद्र। क्या आएगा? नासिका छिद्र। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये नासिका छिद्र है, यहां से हवा अंदर जाएगा। ओके। फिर ये नासिका छिद्र खुलेगा किसमें? ग्रसनी में। किसमें खुलेगा? ग्रसनी में, यानी कि श्वास नली जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र बोले तो कंठ, स्वर यंत्र में तो बोले तो कंठ। ठीक है। तो नासिका छिद्र द्वारा हवा जाएगा कंठ के पास। किसके पास जाएगा? कंठ के पास। उसके बाद ये हवा जाएगा श्वास नली में। उसके बाद ये हवा कहाँ जाएगा? श्वास नली में। फिर श्वास नाली के सहारे आएगा हमारा हवा फेफड़ा में आएगा। किसमें आएगा? फेफड़ा में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। लेकिन ये जो श्वास नली है आगे जाकर के और भी नली में बटा होता है, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल इतना ही जानिए कि मानव में श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन अंग आता है। मानव में श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? श्वसन अंग आता है। और मानव में श्वसन अंग के रूप में क्या क्या है? नासिका छिद्र है, स्वर यंत्र यानी कि कंठ है, उसके बाद श्वास नली यानी कि श्वास लेने वाला नली है, उसके बाद फेफड़ा है। तो इन सभी को मिला करके बोलते हैं मानव में श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है ना? तो एक एक करके क्या करने वाले हैं? सबको पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नासिका छिद्र। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है? स्वर यंत्र, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है श्वास नली, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है फेफड़ा, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर रहता है? ओके। तो अब सबसे पहले हेडिंग लगाइए नासिका छिद्र। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है? नासिका छिद्र। नासिका छिद्र क्या होता है? जो बाहर में नाक की ओर 2 गो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये नाक है ना आपका, इसमें 2 गो छिद्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसी को बोलते हैं नासिका छिद्र। इसी को क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। तो इसमें लिख भी सकते हैं मनुष्य के नाक की बाहरी 2 छिद्र को नासिका छिद्र कहते हैं। कौन सा छिद्र कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं। ओके। तो मनुष्य के नाक की बाहरी 2 छिद्र, ये मनुष्य का नाक है और इसमें 2 बाहरी छिद्र है। इस दोनों बाहरी छिद्र को क्या बोलेंगे? नासिका छिद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नासिका छिद्र बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब ये नासिका छिद्र जो है नासिका वेश्म में खुलता है। किसमें खुलता है? नासिका वेश्म में। इसका कहने का मतलब ये जो बाहर में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। इसको क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। लेकिन इसके अंदर जो नली है, देखिए ये ऐसे नाक होता है ना, ऐसे, तो बाहर में ये जो छिद्र है इस छिद्र को बोल रहे हैं नासिका छिद्र। इस छिद्र को क्या बोल रहे हैं? नासिका छिद्र। लेकिन इसके अंदर नली भी तो है,
इसके अंदर नली है कि नहीं है? नाक के अंदर नली है ना? नली है। इस नली को बोलते हैं नासिका वेश्म। इस नली को क्या बोलते हैं? नासिका वेश्म। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नासिका छिद्र है, बाहर वाला नाक वाला छेद है, वो नासिका वेश्म में खुलता है। किस नली में खुलता है? नासिका वेश्म में खुलता है, ठीक है। और ये नासिका वेश्म में एक पट्टी लगा होता है। क्या लगा होता है? एक पट्टी लगा होता है। इसे बोलते हैं नासिका पट्टी। इस पट्टी को क्या बोलते हैं? नासिका पट्टी। तो चलिए इसमें ये भी लिख देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? नासिका पट्टी। ओके। अब ये नासिका वेश्म में जो होता है, दो क्षेत्र देखने को मिलता है। नासिका वेश्म में कितना क्षेत्र देखने को मिलता है? दो क्षेत्र। एक क्षेत्र का नाम है प्रघ्राण। एक क्षेत्र का नाम क्या है? प्रघ्राण क्षेत्र। एक क्षेत्र का नाम है प्रघ्राण क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है? रोम युक्त त्वचा देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? प्रघ्राण में क्या देखने को मिलता है? रोम युक्त त्वचा। रोम युक्त त्वचा। ओके। इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? रोम युक्त त्वचा। तो जब प्रघ्राण क्षेत्र है नासिका वेश्म में, उसके त्वचा में रोम पाया जाएगा। उसके त्वचा में क्या पाया जाएगा? रोम। तो नाक के अंदर बाल होता है कि नहीं? होता है। तो वो नासिका वेश्म के प्रघ्राण क्षेत्र में रोमयुक्त त्वचा होता है। नासिका वेश्म के प्रघ्राण क्षेत्र में क्या होता है? रोमयुक्त त्वचा होता है। और इसी प्रघ्राण क्षेत्र के पीछे एक और क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। और ये जो घ्राण क्षेत्र है, ये मनुष्य को सूंघने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सूंघने में। सूंघने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सूंघने में मदद करता है। तो देखिए, जब बाहर में कोई भी सुगंध हो या बाहर में कोई भी दुर्गंध हो, उसको आप सूंघ सकते हैं कि नहीं सूंघ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सूंघ सकते हैं। लेकिन क्या अगर कुछ बदबू आ रहा तो अपना नाक बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ। क्यों? क्योंकि नाक में, नासिका वेश्म में एक प्रघ्राण क्षेत्र के पीछे एक घ्राण क्षेत्र होता है। वही जो क्षेत्र है हमें सूंघने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सूंघने में। तो अगर बाहर दुर्गंध है, इसलिए हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं, तो प्रघ्राण घ्राण क्षेत्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो नहीं सूंघ पाते हैं कोई भी चीज, थोड़ा बहुत सूंघ पाते हैं। लेकिन जब बाहर में खुशबू है, मतलब बाहर में बहुत ही सुगंध है, तो उसे अच्छा करता है, आह कितना मस्त सुगंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बोलते हैं। तो मतलब उसका सुगंध कहाँ से आपको पता चल रहा है? घ्राण क्षेत्र से पता चल रहा है। कहाँ से पता चल रहा है? घ्राण क्षेत्र से। तो अभी बात की है नासिका छिद्र। तो मानव के नाक के बाहर में जो दो गो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये नासिका छिद्र हो गया। ये नासिका छिद्र खुलता है अंदर एक नली में जिसे नासिका वेश्म बोलते हैं। और ये एक पट्टी द्वारा बटा होता है जिसे बोलते हैं नासिका पट्टी। क्या बोलते हैं? नासिका पट्टी। और इसी नासिका वेश्म में दो क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र का नाम है घ्राण क्षेत्र। एक क्षेत्र का नाम क्या है? घ्राण क्षेत्र। और इसमें क्या होता है? रोमयुक्त त्वचा। और दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? एक क्षेत्र में होता है प्रघ्राण क्षेत्र, इसमें रोमयुक्त त्वचा होता है। यानी कि जो भी त्वचा है उसमें थोड़ा बहुत रोम होगा, बाल होगा। वो श्वास के सहारे क्या करेगा? छोटे छोटे धूल कण को चिपकने में मदद करेगा। ओके। और क्या होता है? इस प्रघ्राण क्षेत्र से यहाँ से म्यूकस स्राव, म्यूकस भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? म्यूकस। म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस कहने का मतलब क्या हुआ? जो भी नाक में चिपचिपा पदार्थ है वो रिलीज होता है, ठीक है ना? ओके। और नासिका वेश्म में क्या होता है? रोम युक्त त्वचा। बोले थे ना? और भी नासिका में क्या होता है? रोम युक्त त्वचा होता है। ये रोम युक्त त्वचा क्या करता है? रोम युक्त त्वचा क्या करता है? जो भी इसमें रोम होता है वो धूलकण को चिपकाता है। और ये म्यूकस भी क्या करता है? धूलकण को चिपकाता है। तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो प्रघ्राण क्षेत्र से स्रावित होता है। म्यूकस, यहाँ पर म्यूकस नाम का एक सतह पाया जाता है, वही म्यूकस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? म्यूकस को स्रावित करता है। तो आपका नाक कभी बहता है ना? नाक कभी बहता है कि नहीं? तो उसमें म्यूकस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? म्यूकस। और वो क्या करता है? धूलकण को चिपका लेता है। धूलकण को चिपका लेता है। जब वही म्यूकस से धूलकण चिपक जाता है और सूखने के बाद हवा लगेगा तो सूख जाएगा, सूख जाएगा। और जब सूखेगा तो आप लोग क्या करेंगे? नाक के अंदर, नासिका वेश्म के अंदर उंगली डालते हैं और उसको निकालते हैं बाहर और फेंकते हैं। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? ऐसे करके डाल निकालते फेंकते हैं ना, इसको नकटी बोलते हैं शायद, क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना? वो सब बात की बात है। तो इतना तक क्लियर है क्या? ओके। अब ये जो नासिका वेश्म है, ये नासिका वेश्म है,
ये खुलेगा कंठ द्वार के नजदीक ग्रसनी में। कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में खुलेगा, कंठ द्वार के नजदीक। तो एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, लिख ही ले, आप लोग भी लिखिए। नासिका वेश्म ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। किसके नजदीक खुलता है? कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। ये जो नासिका वेश्म है, अंदर में नाक की नली जो अंदर की जा रही है, ये नासिका वेश्म ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक। अब ये ग्रसनी क्या है? तो जहां पर नाक वाला नली और मुंह वाला नली दोनों मिलता है उसे ग्रसनी कहते हैं। तो इधर अब थोड़ा सा फोटो में देखिए, ये है नाक की नली यानी कि नासिका वेश्म। नाक की नली यानी कि नासिका वेश्म। तो ये नासिका वेश्म देखिए किसमें खुल रहा है? यहाँ किसमें खुल रहा है? ये खुल रहा है कंठ द्वार के नजदीक ग्रसनी में। कंठ द्वार के नजदीक ग्रसनी में। तो ये देखिए कंठ है और ये कंठ द्वार है। ये कंठ है, ये कंठ द्वार है। तो इसके नजदीक खुल रहा है, इसके नजदीक ग्रसनी में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है? ग्रसनी में। तो ये है हमारा ग्रसनी। ये क्या है? हमारा ग्रसनी। यानी कि जहां पर नाक वाला नली भी मिल रहा है और मुंह वाला नली भी मिल रहा है, तो जहां पर नाक वाला नली और मुंह वाला नली दोनों जाकर के मिलता है उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो पाचन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जहां पर मुख की नली और नाक की नली दोनों मिलता है उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो यहाँ वाला देखिए भाग दोनों से मिल रहा है, नाक वाला नली से भी मिल रहा है और मुंह वाला नली से भी मिल रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? ग्रसनी बोल रहे हैं। तो नासिका वेश्म ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। नासिका वेश्म ग्रसनी के नजदीक कंठ द्वार में खुलता है। किसमें खुलता है? कंठ द्वार में खुलता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये नासिका वेश्म ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। फिर ये नासिका वेश्म किसमें खुलता है? कंठ द्वार हो गया, कंठ द्वार हो गया। फिर आगे उसके बाद स्वर यंत्र में खुलता है। किसमें खुलता है? स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र बोले तो कंठ, स्वर यंत्र बोले तो कंठ में खुलता है। स्वर यंत्र में खुलता है। इसका कहने का मतलब पहले नासिका वेश्म अंदर गया, फिर वो ग्रसनी में खुला कंठ द्वार के नजदीक। ग्रसनी में खुला कहाँ? कंठ द्वार के नजदीक। उसके बाद जब नीचे जाएगा तो नीचे में क्या मिलेगा? कंठ मिलेगा। कंठ द्वार के नजदीक खुला, उसके बाद कहाँ क्या मिलेगा? कंठ मिलेगा। तो ग्रसनी के बाद कंठ में खुलता है। तो ग्रसनी में खुला, उसके बाद कहाँ खुला? कंठ में। उसके बाद कहाँ खुलता है? कंठ में। तो ये हमारा कंठ है। ओके। अब ये स्वर यंत्र जो है खुलेगा श्वास नली में। किसमें खुलेगा स्वर यंत्र? श्वास नली में खुलेगा। लिखा हुआ है ना, स्वर यंत्र किसमें खुलेगा? श्वास नली में खुलेगा। तो अब इसको मिटा देंगे, जल्दी लिखिए इसको। तो इसको लिखिए, नहीं तो मिटा देंगे, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिखिएगा। ओके। तो अभी क्या बोले थे कि हमारा स्वर यंत्र किसमें खुलता है? श्वास नली में। स्वर यंत्र श्वास नली में खुलता है। स्वर यंत्र किसमें खुलता है? श्वास नली में खुलता है। तो ये देखिए है हमारा स्वर यंत्र यानी कि कंठ। स्वर यंत्र बोले तो कंठ। तो स्वर यंत्र किस नली में खुलता है? श्वास नली में। किस नली में खुलता है? श्वास नली में। तो ये कंठ है और ये देखिए किस नली में खुल रहा है? श्वास नली में। ये जो नली है ये कौन सा नली है? श्वास नली है। लिखा हुआ है ना, श्वास नली है, ट्रैकिया। तो ये जो हमारा स्वर यंत्र है ये आगे जाकर के श्वास नली में खुलेगा यानी कि ट्रैकिया में खुलेगा। क्लियर है तक? ओके। अब पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वास नली के बारे में। तो जब हम श्वास नली को देखेंगे तो ये देखिए कंठ द्वार के बाहर जो ये आग नीचे की ओर दिखाई दे रही है, ये है श्वास नली। ये कौन सा नली है? श्वास नली है। तो इसमें देखेंगे तो हमको ब्लू रंग का इसमें ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सी नुमा आकृति का इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो श्वास नली के अंदर अपूर्ण उपास्थि वलय का एक कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। तो लिख देते हैं,
इस नली में अपूर्ण उपास्थि वलय पाया जाता है। जो श्वास नली को चिपकने से रोकता है, जो श्वास नली को चिपकने से रोकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वर यंत्र किस में खुल रहा है? श्वास नली में खुल रहा है। फिर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? श्वास नली के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो पढ़ रहे हैं श्वास नली के बारे में, तो क्या लिखे? इस नली में अपूर्ण उपास्थि वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपूर्ण उपास्थि वलय पाया जाता है, जो श्वास नली को चिपकने से रोकता है। किसको चिपकने से रोकता है? श्वास नली को चिपकने से रोकता है। और वैसे अपूर्ण उपास्थि वलय को कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो आगे लिखिएगा, उस अपूर्ण उपास्थि वलय को कार्टिलेज कहते हैं। उस अपूर्ण उपास्थि वलय को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ये है हमारा श्वास नली। ये कौन सा नली है? श्वास नली। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो ऐसे 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 कर करके इसमें अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्टिलेज लगा हुआ है। सी नुमा आकृति का होता है। कैसा होता है? सी नुमा आकृति का। तो देखिए इसमें सी नुमा आकृति का लग रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा नहीं होता है। जैसे ये पूरा का पूरा हो गया वलय, लेकिन सी नुमा आकृति ऐसा होता है ना, इसका मतलब अपूर्ण वलय। पूर्ण वलय नहीं, कैसा? अपूर्ण वलय। तो ये अपूर्ण वलय का उपास्थि होता है, कार्टिलेज होता है। अच्छा, एक होता है अस्थि मतलब हड्डी, और एक होता है उपास्थि मतलब कार्टिलेज, मतलब हड्डी से थोड़ा कमजोर। जैसे कान है, तो कान में हड्डी अंदर में है। कान में हड्डी कहाँ है? अंदर में। लेकिन इसमें क्या है? कार्टिलेज है। इसमें क्या है? कार्टिलेज है। ये थोड़ा लूजपूछ होता है। ओके, तो ये मान लीजिए आधा चूड़ी जैसा आकृति या सी जैसा आकृति या अपूर्ण वलय जैसा आकृति हमारे श्वास नली में लगा होता है। किस नली में लगा होता है? श्वास नली में। ओके, लेकिन इसका काम क्या है? अगर कोई पूछ दे कि श्वास नली में जो लगा होता है कार्टिलेज, उसका क्या काम है भाई? तो उसका यही काम है कि श्वास नली को चिपकने से रोकता है। श्वास नली को चिपकने से रोकता है। कब रोकेगा? जब श्वास अंदर गया, ठीक है, श्वास नली के सहारे अंदर चला गया। अब फेफड़ा से जब श्वास बाहर निकलेगा, उस टाइम क्या होता है? श्वास नली चिपक ना जाए, इसलिए इसमें ये लगा होता है कार्टिलेज। ये चिपकने से रोकता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, अगरबत्ती वाला खोली होता है ना, अगरबत्ती जिससे प्लास्टिक में होता है, बिल्कुल होता है। क्या कभी उसको फुलाए हैं? हाँ, फुलाए होंगे। उसके बाद जब उससे हवा निकलता है तो वो प्लास्टिक चिपकता है कि नहीं चिपकता है? चिपक जाता है ना, चिपक जाता है। तो जब हवा भर रहे थे उस टाइम तो नहीं चिपक रहा था, जब हवा बाहर निकल रहा है उस टाइम वो प्लास्टिक क्या होता है? चिपक जाता है। लेकिन सोचिए कि उस प्लास्टिक में हम ऐसे ऐसे करके कुछ लोहा वाला या स्टील वाला या हड्डी वाला कुछ भी ऐसे ऐसे करके सीनों आकृति करके लगा दे, जिस तरह से हमारे श्वास नली में लगा हुआ है, तो क्या उससे हवा निकलेगा तो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। इसलिए हमारे श्वास नली में कार्टिलेज लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्टिलेज लगा होता है। क्योंकि जब श्वास अंदर जाता है, फिर जब फेफड़ा से श्वास बाहर निकलने वाला होता है, उस टाइम श्वास नली चिपकने का खतरा होता है, इसीलिए लगा होता है हमारे में कार्टिलेज। क्या लगा होता है? कार्टिलेज। तो ये काम क्या करता है? श्वास नली को चिपकने से रोकता है। श्वास नली को चिपकने से रोकता है। तो ये भी लिख दिए, जो श्वास नली को चिपकने से रोकता है। क्लियर आता है? ओके, अब आगे देखेंगे कि ये श्वास नली जो है आधे छाती तक जाकर, श्वास नली कहां तक जाकर? आधे छाती तक। यहाँ पर आपका आधा छाती है ना, यहाँ पर हाथ रख के देखिए, गड्ढा होगा। गड्ढा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आधा छाती हुआ। कैसा छाती हुआ? आधा छाती। तो श्वास नली आधा छाती तक जा करके दो भागों में बट जाता है। जो ऊपर से श्वास नली आ रहा था वो आधा छाती पर से कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, और इसका नाम बदल जाता है। तो ऊपर से आ रहा था श्वास नली, ऊपर से क्या आ रहा था? श्वास नली, और ये आधे छाती के पास से देखिए दो भाग में बट चुका है। कितने भाग में बट चुका है? दो भागों में। तो ये सिंगल नली था तो क्या बोल रहे थे? श्वास नली। लेकिन जब ये दो भागों में बट गया तो इसको बोलेंगे अब श्वसनी।
इसको क्या बोलेंगे? श्वसनी। तो इसको भी लिख देते हैं कि श्वास नली आगे चलकर आधे छाती तक दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है। अब बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे श्वसनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये हमारा था श्वास नली। ये गया आधे छाती के पास और कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। तो दो भागों में बट गया। अब इसका नाम क्या रखा गया? श्वसनी। इसका नाम क्या रखा गया? श्वसनी। तो जो हमारा श्वास नली है वो आगे चल करके आधे छाती तक दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में। उसे कहते हैं श्वसनी। उसे क्या कहते हैं? श्वसनी। तो फिगर में भी देखिए, ये है श्वास नली, ये आधा छाती तक गया और दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। इसी को बोलते हैं श्वसनी। इसी को क्या बोलते हैं? श्वसनी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या होता है ना, जैसे यहाँ तक दो भागों में बटा ना, उसके बाद ये फेफड़ा में खुलता है। श्वसनी किस में खुलता है? फेफड़ा में। तो दिख रहा है ना, ये श्वसनी वाला नली है, श्वास नली है, दो भागों में बटा, इसे क्या बोल रहे हैं? श्वसनी। तो ये देखिए फेफड़ा के अंदर खुला हुआ है। किसके अंदर खुला हुआ है? फेफड़ा के अंदर। तो ये भी लिख देते हैं, जो श्वसनी होता है, श्वसनी फेफड़ा के अंदर खुलता है। दोनों श्वसनी किस में खुलता है? दोनों फेफड़ा के अंदर खुलता है। तो श्वास नली आधा छाती के पास दो भागों में बटा, इसे क्या बोल रहे हैं? श्वसनी। और ये श्वसनी खुल रहा है फेफड़ा के अंदर। देखिए ना, ये क्या है? फेफड़ा है। तो ये फेफड़ा के अंदर खुल रहा है। श्वसनी वाला नली किस में खुल रहा है? फेफड़ा के अंदर खुल रहा है। तो इतना तक क्लियर है? तो फिर से यहाँ तक नोट कीजिए, नहीं तो मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इतना हो गया ना? अब मिटाते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? उसके बाद ध्यान से देखिए, तो ये जो श्वसनी आया था बट करके, फिर ये भी बढ़ रहा है। ये भी बहुत सारे भागों में बट रहा है। कितने भागों में बट रहा है? बहुत सारे भागों में बट रहा है। ये श्वास नली है, दो भागों में बटा, इसे श्वसनी बोल रहे हैं। फिर ये श्वसनी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। श्वसनी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, जिसे बोलते हैं श्वसनिका। उसे क्या बोलते हैं? श्वसनिका। सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते हैं, आप लोग हमारे साथ बोलिएगा। श्वसनी फेफड़ा के अंदर, श्वसनी फेफड़ा के अंदर कई भागों में बटा होता। इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, इधर नहीं लिखने का। कई भागों में बटा होता है। कई भागों में बटा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बताइए, आप ही बताइए। जिसे श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। जिसे श्वसनिका कहते हैं। ओके। तो सबसे पहले था श्वास नली, ये आधा छाती के पास दो भागों में बटा, इसे बोले श्वसनी। इसे क्या बोले? श्वसनी। लेकिन ये श्वसनी खुलता है फेफड़ा में। ये श्वसनी किसमें खुलता है? फेफड़ा में। फिर ये श्वसनी भी देखे तो बहुत सारे भागों में विभाजित होता है। कई सारे भागों में विभाजित होता है। तो श्वसनी कई सारे भागों में विभाजित होता है, उसे कहते हैं श्वसनिका। उसे क्या कहते हैं? श्वसनिका। तो ये ब्लू वाला नली जो दिखाई दे रहा है, ये है श्वसनिका। ये क्या है? श्वसनिका है। ओके। फिर ध्यान से देखिए कि ये श्वसनिका भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। ये श्वसनिका भी हमारे बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। तो ब्लू के बाद रेड वाला दिखाई दे रहा है ना नली, रेड वाला नली दिखाई दे रहा है। तो श्वसनिका भी बहुत सारे भागों में बटा होता है, जिसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। फिर
श्वसनिका भी, फिर श्वसनिका भी कई सारे भागों में बटा होता है, कई सारे भागों में बटा होता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए जल्दी? श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। तो ये है श्वसनिका। ये क्या है? श्वसनिका। फिर श्वसनिका भी बहुत सारे भागों में बटा, उसे क्या बोल रहे हैं? श्वसनिकाएं। उसे क्या बोल रहे हैं? श्वसनिकाएं। तो यहाँ पर 3 स्टेप था। पहला था श्वास नली 2 भागों में बटा, उसे बोले श्वसनी। श्वास नली आधा छाती तक 2 भागों में बटा, उसे बोले श्वसनी। फिर ये श्वसनी बहुत सारे भागों में बटता है फेफड़ा के अंदर, इसको बोलते हैं श्वसनिका। इसको क्या बोलते हैं? श्वसनिका। फिर श्वसनिका भी कई सारे भागों में विभाजित होता है, उसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। उसे क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आगे देखिए, ये श्वसनिकाएं जो है एक पतला नली में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है? ये पतला नली दिखाई दे रहा है, ये लाल वाला किसमें खुल रहा है? ये पतला नली, काला वाला जो पतला नली दिखाई दे रहा है, इस पतला नली में खुल रहा है। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? ओके, ये पतला नली में खुल रहा है। ये जो श्वसनिकाएं हैं किस नली में खुल रहा है? पतला नली में खुल रहा है। और इस पतले नली का नाम है वायु कोष्ठक वाहिनियां। इस पतले नली का नाम क्या है? वायु कोष्ठक वाहिनियां। तो ध्यान से देखें कि ये जो लाल वाला श्वसनिकाएं हैं, ये एक पतला नली में खुलता है, जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक वाहिनियां। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां। तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक है? लिखिए, श्वसनिकाएं एक पतली नली में खुलती है। श्वसनिकाएं एक पतली नली में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं बताइए जल्दी? वायु कोष्ठक वाहिनियां कहते हैं। जिसे वायु कोष्ठक वाहिनियां कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां कहते हैं। तो ध्यान से देखा जाए कि ये जो लाल वाला श्वसनिकाएं हैं, ये एक पतला नली में खुल रहा है। किस नली में खुल रहा है? एक पतला नली में खुल रहा है। और इस पतला नली को क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां। इस पतला नली को क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां। तो श्वसनिकाएं, तो ये लाल वाला श्वसनिकाएं हैं, ठीक है? एक पतली नली में, तो ये देखिए एक पतला नली है, खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां। तो ये श्वसनिकाएं एक पतला नली में खुलता है, जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक वाहिनियां। क्लियर है ना? लाइन सब कुछ हम फोटो में दिखा रहे हैं, जो भी लाइन से बता रहे हैं उसको हम फोटो में दिखा रहे हैं, तो फोटो समझ आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये खुल गया वायु कोष्ठक वाहिनियां में। श्वसनिकाएं किसमें खुल गया? वायु कोष्ठक वाहिनियां में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पतला नली है इसका नाम क्या है? वायु कोष्ठक वाहिनियां। तो श्वसनिकाएं खुल रहा है वायु कोष्ठक वाहिनियां में। श्वसनिकाएं किसमें खुल रहा है? वायु कोष्ठक वाहिनियां में। अब ध्यान दीजिए, ये पतला नली जो है, वायु कोष्ठक वाहिनियां जो है, लग रहा है कि उसके लास्ट में एक गुब्बारा जैसा संरचना लगा हुआ है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जी हाँ, तो इस पतला नली के बाद ये खुलता है कोपिका में। तो ये जो गोल गोल आपको हरा रंग से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोपिका। इसको क्या बोलते हैं? कोपिका। हिंदी में वायुकोश, हिंदी में वायुकोश, इंग्लिश में एल्वियोलाई, इंग्लिश में एल्वियोलाई। तो पतला नली खुलता है कोपिका में, यानी कि ये वायु कोष्ठक वाहिनियां किसमें खुलता है? कोपिका में खुलता है। इसको भी लिख देते हैं, यह वायु कोष्ठक वाहिनियां, यह वायु कोष्ठक वाहिनियां कोपिका में खुलता है। किसमें खुलता है? कोपिका। इसे वायु कोश भी बोलते हैं, ठीक है? कोपिका बोलिए या वायु कोश बोलिए, एक ही बात है। कोपिका में खुलता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पतला नली था वायु कोष्ठक वाहिनियां, वो किसमें खुल रहा है? लास्ट में एक बैलून जैसा संरचना होता है, उसे बोलते हैं कोपिका या वायु कोश। तो ये पतला नली खुल रहा है वायु कोश में। पतला नली किसमें खुल रहा है? वायु कोश में। अब एक बार ध्यान दीजिए, हम सबको बताते हैं, शुरू से लेकर के सबको बताते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बाहर में नासिका छिद्र था,
फिर उसके अंदर नासिका वेश्म मिला था, फिर उसमें एक पट्टी लगा हुआ था जिसे नासिका वेश्म पट्टी बोल रहे थे। वहां पर दो क्षेत्र था, एक प्रघरान क्षेत्र, एक घरान क्षेत्र था। प्रघरान क्षेत्र में म्यूकस सतह देखने को मिलता है जो म्यूकस स्रावित करता है। घरान क्षेत्र क्या करता है, सूंघने में मदद करता है, ठीक है। फिर वो नासिका वेश्म खुल रहा था हमारे किसमें, कंठ द्वार के नजदीक ग्रसनी में। कंठ द्वार के नजदीक किसमें खुल रहा था, ग्रसनी में। फिर ये ग्रसनी कंठ द्वार के नजदीक कंठ में खुलेगा, किसमें खुलेगा, कंठ में खुलेगा। कंठ बोले तो स्वरयंत्र, कंठ बोले तो स्वरयंत्र। फिर बताए थे स्वर यंत्र आगे की ओर श्वास नली में खुलता है। स्वर यंत्र आगे किस में खुलता है, श्वास नली में खुलता है। और श्वास नली में लगा होता है कार्टिलेज। श्वास नली में क्या लगा होता है, ऐसे ऐसे करके कार्टिलेज लगा होता है। और इसका काम क्या है, श्वास नली को चिपकने से रोकता है, श्वास नली को चिपकने से रोकता है। फिर बताए थे श्वास नली के बारे में कि ये आधा छाती तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, आधा छाती तक। और वहां से दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा, दो भागों में। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, श्वसनी। पहले था श्वास नली, ये दो भागों में बट गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, श्वसनी। क्लियर है तक, ओके। फिर ये ध्यान दीजिए, ये श्वसनी किसके अंदर खुल रहा है, फेफड़ा के अंदर। श्वसनी किसके अंदर खुल रहा है, फेफड़ा के अंदर, ठीक है। फेफड़ा के अंदर खुला तो कई भागों में बट गया। कई भागों में क्या हुआ, बट गया। ये देखिए कई भागों में बट गया। तो श्वसनी कई भागों में बट जाता है, उसे बोलते हैं श्वसनिका। फिर श्वसनिका भी कई भागों में बट जाता है, उसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। फिर श्वसनिका एक पतला नली में खुलता है जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक वाहिनियां। फिर वायु कोष्ठक वाहिनियां एक गुब्बारे जैसे संरचना में खुलता है जिसे बोलते हैं कुपिका। तो सारा कुछ क्लियर है क्या, स्टेप बाय स्टेप है। देखिए श्वास नली को नंबर दीजिए 1, श्वास नली को कितना नंबर दीजिए, 1। फिर ये श्वास नली दो भागों में बटा तो उसे क्या बोलेंगे, श्वसनी। तो श्वसनी को नंबर दीजिए 2, श्वसनी को कितना नंबर दीजिए, 2। फिर ये श्वसनी कई सारे भागों में बटा हुआ था, उसे बोल रहे थे श्वसनिका। उसे क्या बोल रहे थे, तो इसको नंबर दीजिए 3, ठीक है। फिर ये श्वसनिका एक पतला नली में, श्वसनिका जो है श्वसनिकाएं में खुलता है। ये ब्लू वाला देखिए लाल में खुल रहा है ना, तो इसका नंबर दे दीजिए 4। ये कितने में आ जाएगा, 4 में। फिर ये लाल वाला जो श्वसनिकाएं है ये खुल रहा है एक पतला नली में जिसे बोल रहे हैं वायु कोष्ठक वाहिनियां, तो इसको नंबर दे दीजिए 5, ठीक है। फिर ये वायु कोष्ठक वाहिनियां खुल रहा है एक बैलून जैसा संरचना में जिसे बोलते हैं कुपिका, तो इसको नंबर दे दीजिए 6। तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए कि पहला नंबर जो है वो श्वास नली है, दो भागों में बट रहा तो इसे श्वसनी बोल रहे हैं, और दूसरा नंबर दे दिया इसको। फिर श्वसनी कई भागों में बटता है उसे श्वसनिका कहते हैं, 3 नंबर दे दिए। फिर श्वसनिका कई भागों में बटता है इसे श्वसनिकाएं कहते हैं, 4 नंबर दे दिए। श्वसनिकाएं एक पतला नली में खुलता है, वायु कोष्ठक वाहिनियां कहलाता है, इसको 5 नंबर दे दिए। फिर छठे स्थान पे क्या है, वायु कोष्ठक वाहिनियां जो पतला नली है ये खुलता है कुपिका के अंदर, इसलिए इसको कितना नंबर दे दिए, 6 नंबर दे दी। तो 1 से लेकर के 6 तक इतना आपको क्लियर होना चाहिए, और यहाँ तक लिख दिए हैं। तो अब मान लीजिए जब आप श्वास लेंगे तो कैसे कैसे आएगा बोलिए, तो नासिका छिद्र द्वारा, नासिका वेश्म द्वारा आएगा ग्रसनी के पास, फिर आएगा कंठ के पास, फिर आएगा श्वास नली में, श्वास नली में आएगा, उसके बाद आएगा श्वसनी में, फिर श्वसनी से जाएगा श्वसनिका में, श्वसनिका से जाएगा श्वसनिकाएं में, श्वसनिकाएं से जाएगा वायु कोष्ठक वाहिनियां में, वायु कोष्ठक वाहिनी से जाएगा कुपिका में। तो जब हम श्वास लेते हैं तो इतना नली से होते 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 फेफड़ा के अंदर जो कुपिका होता है इसमें श्वास आता है। मतलब जब भी हम श्वास लेते हैं तो वो आता है कुपिका के पास। किसके पास आता है, कुपिका के पास। तो जब ये वायु कोष्ठक वाहिनी किसमें खुल रहा है, कुपिका में खुल रहा है ना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कुपिका होता है इसे बोलते हैं फेफड़े का इकाई। कुपिका को क्या बोलते हैं, फेफड़े का इकाई। तो ये पॉइंट लिख देते हैं, फेफड़े के इकाई को, फेफड़े के इकाई को कुपिका कहते हैं। फेफड़े की इकाई को क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। इकाई कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा रूप। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा रूप क्या है, कोशिका है। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे फेफड़ा का सबसे छोटा रूप क्या है, कुपिका है। हमारे फेफड़ा का सबसे छोटा रूप क्या है, कुपिका है। इसलिए बोलते हैं कि फेफड़े की इकाई को क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। फेफड़े की इकाई को क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। तो जब भी हम श्वास लेते हैं तो सभी नली से गुजरते हुए लास्ट में हवा कहाँ जाता है,
इस गुब्बारे नुमा संरचना में जिसे बोलते हैं वायुकोश बोलिए या कुपिका बोलिए, एक ही बात है। अब ये जो फेफड़े का इकाई कुपिका है, यहाँ पर पाया जाता है रक्त वाहिनी का जाल। किसका जाल? रक्त वाहिनी का जाल, यानी कि रक्त नली का जाल। तो इसके कुपिका में बहुत सारा रक्त नली होता है। इसके कुपिका में क्या होता है? कुपिका में क्या होता है? रक्त नली। इसके कुपिका में क्या होता है? बहुत सारा रक्त नली होता है, मतलब रक्त बहने वाली नली। रक्त नली मतलब रक्त बहने वाली नली। तो कुपिका में क्या होता है? बहुत सारा रक्त बहने वाला नली होता है। इसके अंदर बहुत सारा रक्त बहने वाला क्या होता है? नली होता है। ये आगे जाकर के डिटेल में बताया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये पूरा का पूरा मानव श्वसन तंत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है? मानव श्वसन तंत्र। लेकिन अभी खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि नासिका छिद्र खत्म हो गया, उसके बाद ये खुल रहा था स्वर यंत्र में, कंठ में खुल रहा था, फिर ये खुला श्वास नली में, तो श्वास नली के बारे में पढ़ा है। उसके बाद लास्ट में खुलता है फेफड़ा। ये लास्ट में पूरा का पूरा क्या है? ये फेफड़ा है। ये लास्ट में पूरा का पूरा क्या है? फेफड़ा है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मिटा देंगे नहीं। सारा खत्म हो गया, लास्ट में बचा हुआ है फेफड़ा। लास्ट में क्या बचा हुआ है? फेफड़ा। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिए फेफड़ा। हेडिंग में क्या लगाना है? फेफड़ा। फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए तो। लंग्स बोलते हैं। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स। अब बताइए कि हमारे शरीर में कितना फेफड़ा पाया जाता है? आपको पता है क्या? हमारे शरीर में कितना फेफड़ा होता है? 2 फेफड़ा। आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारे शरीर में कितना फेफड़ा है? 2 फेफड़ा। एक फेफड़ा ये है और एक फेफड़ा ये है। मतलब क्या हुआ? एक होता है दायां फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। तो हमारे शरीर में 2 फेफड़ा होता है। मानव शरीर में कितना फेफड़ा होता है? 2। और ये अस्पंजी तथा गुलाबी होता है। अस्पंजी कहने का मतलब, ओहो क्या हो रहा है, बार बार ढक्कन खुल रहा है। अस्पंजी होता है। अस्पंजी मतलब जिससे दबाओ तो वापस वैसी हो जाएगा। साइकिल का जो क्या बोलते हैं उसको, सीट देखे हैं, या आपके घर में जो गद्दा होता है फॉर्म वाला गद्दा, उसको आप दबाइएगा फिर छोड़िएगा तो उसी जैसा हो जाता है कि नहीं? उसी को कहते हैं अस्पंज। उसी को क्या कहते हैं? अस्पंज। तो हमारा फेफड़ा जो है ये अस्पंजी होता है। कैसा होता है? अस्पंजी होता है। और मानव शरीर में कितना फेफड़ा? 2 फेफड़ा। तो 2 फेफड़ा होता है, अस्पंजी होता है, और एक थैली नुमा आकृति होता है। कैसा आकृति होता है? थैली नुमा। ये पूरा का पूरा एक थैला समझिए। पूरा का पूरा फेफड़ा कैसा होता है? एक थैला जैसा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फेफड़ा 2 अस्पंजी, फेफड़ा 2 अस्पंजी और गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है हल्का। तो फेफड़ा 2 अस्पंजी, गुलाबी तथा थैले नुमा संरचना होता है। थैली नुमा संरचना होता है। कैसा संरचना होता है? थैली नुमा संरचना होता है। क्लियर है? आता उस इसी संरचना को कहते हैं फेफड़ा। इसी संरचना को क्या कहते हैं? फेफड़ा। तो मानव में 2 पाया जाता है, अस्पंजी होता है, गुलाबी होता है तथा थैली नुमा संरचना होता है। कैसा होता है? थैली नुमा संरचना होता है। इसे फेफड़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। अब अगला सवाल कि हमारे शरीर में फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? क्या फेफड़ा ऐसे हवा में लटका हुआ है क्या? नहीं, तो ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? तो देखिए इसका स्थान जानेंगे। क्या जानेंगे? इसका स्थान, कि कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा के बीच में कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में। डायरेक्ट लिखिए ना, वक्ष गुहा में। कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में। अब ये वक्ष गुहा क्या है? तो आपको पता है कि श्वास लेते हैं तो ये फूलता है, ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब फेफड़ा यहीं पास है, तो इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। इसको क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि बाहर में है पसली, ये वाला हड्डी पसली होता है ना, बीच में होता है अस्टर्नम, हड्डी होता है, फिर यहाँ वाला होता है कॉलर बोन। यहाँ पर देखिए 2 हड्डी होगा, कॉलर बोन। फिर पीछे के साइड में होगा रीढ़ की हड्डी। पीछे के साइड में कौन सा हड्डी होगा? रीढ़ की हड्डी। तो ये जो पसली हो गया और फिर अस्टर्नम हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर रीढ़ की हड्डी हो गया, ये सब जुड़ जाएगा तो लग रहा है कि एक पिंजरा जैसा संरचना बनेगा, एक खाली संरचना बनेगा। बिल्कुल बनेगा। कैसे? बाहर में देखिए क्या है, बीचों बीच में ये छाती में क्या है? यहाँ पर अस्टर्नम है। उसके बाद ऐसे इसमें पसली लगा होगा कि नहीं? ई साइड भी, ई साइड भी।
और ये पसली पीछे जाकर के किससे जुड़ता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, रीढ़ की हड्डी से। और फिर ऊपर में हमारा दूगो क्या होता है, ये कॉलर वाला बोन होता है, ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि एक पिंजरा जैसा आकृति का निर्माण हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसी पिंजरे जैसे आकृति को कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। तो हमारा फेफड़ा का स्थान क्या होता है, वक्ष गुहा। फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में। अब अगला पॉइंट देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा फोटो में, ये है फेफड़ा और दो गो है, कितना है, दो गो है। तो इसमें आवरण पाया जा रहा है, आवरण का मतलब सतह, आवरण का मतलब सतह। तो क्या दिखाई दे रहा है, एक लाल वाला सतह दिखाई दे रहा होगा, एक काला वाला सतह दिखाई दे रहा है ना। तो फेफड़े के आवरण को कहते हैं फुफ्फुस आवरण। फेफड़ा का आवरण है तो किसका आवरण कहेंगे, फुफ्फुस आवरण कहेंगे। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। तो आगे लिखिए, फेफड़े के आवरण को, फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ये ऐसे समझिए, फेफड़े के आवरण मतलब फेफड़ा का आवरण, फेफड़े के आवरण मतलब फेफड़ा का आवरण, आवरण मतलब सतह। तो ये जो फेफड़ा है दो आवरण से घिरा होता है, कितने आवरण से घिरा होता है, दो आवरण से। इसे कहते हैं फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, आवरण का मतलब सतह। तो फेफड़ा दो सतह से घिरा होता है, दो फुफ्फुस सतह से, दो फुफ्फुस आवरण से घिरा होता है। कितने आवरण से, दो से। तो दिखाई भी दे रहा होगा, एक बाहर में लाल वाला सतह है, लाल वाला आवरण है, और एक अंदर में दिखाई दे रहा है काला वाला आवरण है। तो फेफड़ा में दो सतह दिखाई दे रहा है ना। तो फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं, फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। और एक होता है बाहरी आवरण, एक में क्या होता है, बाहरी आवरण, और अंदर में क्या होता है, आंतरिक आवरण। इसका मतलब जो आवरण बाहर में है, जो आवरण बाहर में है, लाल वाला देखिए आवरण बाहर में है, तो इसे बोल रहे हैं बाहरी फुफ्फुस आवरण। इस आवरण क्या क्या बोल रहे हैं, बाहरी फुफ्फुस आवरण। एक आवरण इसके अंदर है, काला वाला, तो काला वाला आवरण देखिए अंदर की ओर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आंतरिक फुफ्फुस आवरण। इसको क्या बोल रहे हैं, आंतरिक फुफ्फुस आवरण। क्यों, क्योंकि बाहर फुफ्फुस आवरण बाहर की ओर है और आंतरिक फुफ्फुस आवरण अंदर की ओर है। तो फुफ्फुस आवरण दो होता है, फुफ्फुस आवरण कितना होता है, दो। तो हमारा फेफड़ा दो सतह से घिरा होता है, और जिस सतह से घिरा होता है उसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। एक सतह का नाम है बाहरी फुफ्फुस आवरण और एक सतह का नाम है आंतरिक फुफ्फुस आवरण। बाहर वाले को बाहरी फुफ्फुस आवरण कहते हैं, अंदर वाले को आंतरिक फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। एक और बात ध्यान दीजिए कि दोनों आवरण के बीच हमको कुछ दिखाई दे रहा है, दोनों आवरण के बीच ये हरा रंग का कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो इस दोनों आवरण के बीच में द्रव पाया जाता है, इस दोनों आवरण के बीच में क्या पाया जाता है, द्रव। और इस द्रव को कहते हैं फुफ्फुस द्रव। इस द्रव को क्या कहते हैं, फुफ्फुस द्रव। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों आवरण के बीच, दोनों आवरण के बीच एक द्रव पाया जाता है। दोनों आवरण के बीच क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, आप ही बताइए। जिसे फुफ्फुस द्रव कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फुफ्फुस द्रव, जिसे फुफ्फुस द्रव कहते हैं। सारा कुछ क्लियर हो गया। तो ये फेफड़ा है, फेफड़ा कितना होता है, दो होता है, स्पंजी होता है, गुलाबी रंग का होता है, तथा थैलेनुमा संरचना होता है, उसे फेफड़ा कहते हैं। इसका स्थान क्या होता है, वक्ष गुहा में। फेफड़ा में कितना आवरण होता है, दो आवरण। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण, ठीक है। दोनों आवरण के बीच में एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस द्रव। उस द्रव को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस द्रव। तो ये देखिए, हमारा पूरा का पूरा मानव में श्वसन तंत्र क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा मानव में श्वसन तंत्र खत्म हो चुका है। बताए थे कि मानव में श्वसन तंत्र के लिए श्वसन अंग होता है, क्या होता है, श्वसन अंग। तो इसके अंतर्गत नासिका छिद्र आएगा, स्वर यंत्र यानी कि कंठ आएगा, फिर श्वास नली आएगा, उसके बाद फेफड़ा आएगा। तो हमने क्या किया, एक एक करके सबको खत्म किया। सबको खत्म किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। और आप भी मेरे साथ लिखते हुए जा रहे थे और सबको फोटो में अच्छे से समझा भी रहे थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन था और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपका ध्यान मेरे वीडियो पे होगा तब, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और पूरे चैप्टर को आसानी से खत्म कर लेंगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाइए
और कोई साथी वगैरह है तो उसके पास ही वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेगा, उसको भी कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ये आपका मानव में श्वसन तंत्र वीडियो क्या होता है खत्म। अब क्या पढ़ेंगे? श्वसन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। अगला टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? श्वसन की क्रिया विधि। तो ये चौथा वीडियो था, आगे आएगा पांचवा वीडियो, श्वसन का पांचवा वीडियो। उस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग श्वसन की क्रिया विधि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में श्वसन की क्रिया विधि वाले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त से रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। और इस फोटो को भी बना लेना है, ऐसा नहीं है कि फोटो सिर्फ हम दिखाने के लिए लगाए, नहीं, इस फोटो को भी अच्छे से बना लेना है। ओके, बाय।